नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स पर। मैं आपका दोस्त पंकज शर्मा हाजिर हूं आपके सामने इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान की क्लास लेकर के। मेरे सभी दोस्त जो रोज मेरे साथ में भारतीय संविधान के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो अपने बाकी के दोस्तों के साथ भी इस इम्पॉर्टेंट कंटेंट को, इस इम्पॉर्टेंट क्लास को शेयर करना भूल नहीं रहे होंगे। वो अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने सभी रिलेटिव्स के साथ, जो उनके कजिन्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ अनअकैडमी की ये स्पेशल क्लासेस जो हैं वो शेयर बिल्कुल कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। हमने कल से पढ़ना स्टार्ट किया था मूल अधिकारों के बारे में। तो आगे बढ़ेंगे उससे पहले अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स पर आपका स्वागत है। मैं पंकज शर्मा, आपका मेंटोर एंड कोच, 3 years of experience in Indian polity, history and current affairs, expert in exam planning and strategy। देखिए दोस्तों, अनअकैडमी आपके लिए बहुत सारी मेहनत कर रहा है। अनअकैडमी की पूरी टीम आपके लिए स्पेशल कोर्सेज तैयार कर रही है। अगर आप हमारा साथ देंगे और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर आप ले लेते हैं तो आपको हमारे साथ में लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी। आप हमारी सभी एजुकेटर्स की लाइव क्लासेस देख सकेंगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस अटेंड कर सकेंगे और साथ ही साथ सभी एजुकेटर्स आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराने में आपकी पूरी मदद करेंगे। तो अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है, जो प्लस सब्सक्रिप्शन है, उसके अंदर आपको क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। सभी एजुकेटर्स के द्वारा आपको लाइव स्ट्रक्चर क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। एजुकेटर्स आपकी परीक्षा की पूरी तैयारी करवाएंगे। अनलिमिटेड लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको टीचर्स की। वीकली क्विज कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे। डाउट क्लियरिंग क्लासेस ऑर्गेनाइज करवाई जाएंगी। प्लस कोर्स में सब्जेक्ट को समझने के लिए आपके लिए इनोवेटिव तरीके से नोट्स प्रिपेयर करके आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एनिमेटेड वीडियोस एंड ऑल। साथ ही साथ आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं सारे कंटेंट की, जो भी कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है। टेस्ट सीरीज आपके लिए प्रोवाइड करवाई जाएंगी और साथ ही साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट राइट एंड करेक्ट गाइडेंस। क्योंकि मैं आप सभी बच्चों को बार बार बता रहा हूं कि इस समय वर्तमान में गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर जो कट थ्रोट कंपटीशन हम देखते हैं, गला काट प्रतिस्पर्धा जिसे हम कहते हैं, उस कंपटीशन के माहौल में अगर आपको आगे बढ़ना है तो मेहनत की जरूरत है, साथ ही साथ आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत भी है। तो अगर आपकी मेहनत को एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाएगा, प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा, तो निश्चित ही आपके एग्जाम में सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बात समझ में आ रही है दोस्तों? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना होगा, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए प्ले स्टोर में अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उसे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। देन आपको प्लस ऑप्शन पे जाना होगा और प्लस ऑप्शन पे जाकर के आपको क्या करना होगा, वहां पे मैनेज गोल्स में आरपीएससी का ऑप्शन चूज करना होगा। वहां पे आप फिर गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में आपको 1 ईयर और 2 ईयर जिस तरह का कोर्स आपको चाहिए उस कोर्स को आपको परचेज करना है। लेकिन जो दोस्त फ्रेशर्स हैं, बिल्कुल जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट ही करी है आरपीएससी एग्जाम्स के लिए, लाइक आरएएस का एग्जाम है एंड अदर इंपॉर्टेंट एग्जाम्स, तो मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि वो कम से कम 2 साल का सब्सक्रिप्शन लें, जिससे वो तैयारी को अच्छे से पूरा कर पाएँ, क्लासेस को रेगुलर देख पाएंगे, रिवीजन कर पाएंगे, बार बार रिवाइज कर पाएंगे। तो इस तरह से उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। एक फ़ायदा जो आपको मिलने वाला है मेरे सभी दोस्तों को, आपको एक रेफरल कोड मिले दिखाई दे रहा होगा। तो जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो वहाँ पे एक रेफरल कोड का आपके लिए ऑप्शन आएगा। वहाँ पे आपको पंकज सर यूज़ लेना है उस रेफरल कोड में, PANKAJSIR, यानी कि ये मेरे नाम से जो कोड है, अगर वो आप यूज़ लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा
जो भी आपका कोर्स का राशि है, अमाउंट है, उसमें से 10% लेस होकर के आपको कोर्स मिल जाएगा। तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो जल्द से जल्द आप भी लीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, पंकज सर कोड को यूज़ लीजिए और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। फ़ायदा ही फ़ायदा है दोस्तों, बहुत सस्ते दामों में आपकी तैयारी घर बैठे इस कोरोना महामारी के काल में, जब आपको कहीं बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर में अपने रूम में बैठिए, लैपटॉप मोबाइल ऑन कीजिए और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। चलिए दोस्तों, टेलीग्राम ऐप पर अनअकैडमी आरपीएससी को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको सभी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। नाउ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर लीजिए और वहां पे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों, तो कल हमने स्टार्ट किया था फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स में हमने देखा था कि कौन कौन से मूल अधिकार हैं जो हमें पढ़ने हैं। तब हमने राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मैंने आपको ये बताया था कल कि कैसे मूल अधिकार इंपॉर्टेंट होते हैं, कि मूल अधिकार हमें क्यों चाहिए। हमें समानता चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए। तो मूल अधिकार वो बेसिक राइट्स हैं जो पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, हमारी लाइफ के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फंडामेंटल राइट्स हमारे पास में है, हमारे साथ फ्रीडम है, इक्वलिटी है और सारे फंडामेंटल राइट्स अगर हमारे पास में हैं, तो हम इजीली हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट्स को भी अचीव कर सकते हैं। बात क्लियर है दोस्तों? मौलिक अधिकारों का अर्थ हमने जाना था और साधारण कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकारों में क्या अंतर होता है, इसके बारे में भी हमने जानकारी हासिल करी थी कि जो साधारण कानून होते हैं वो राज्यों के द्वारा लागू किए जाते हैं, लेकिन जो मौलिक अधिकार होते हैं वो संविधान के द्वारा लागू किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ साधारण कानूनी अधिकारों में विधानमंडल परिवर्तन कर सकता है, लेकिन मौलिक अधिकारों में अगर परिवर्तन करना है तो आपको संविधान में परिवर्तन करना होगा और संविधान में परिवर्तन करने के लिए आपको संसद में जाना पड़ेगा। बात क्लियर है? यानी मूल अधिकारों में परिवर्तन संसद के द्वारा संविधान में संशोधन करके, संविधान में बदलाव करके ही किए जा सकते हैं। इसके बाद में हमने कल देखा था कि मौलिक अधिकार जो हैं वो संविधान के भाग 3 का हिस्सा हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक, जिसमें हमने देखा अनुच्छेद 12, 13, 33, 34 एंड 35, 12, 13, 33, 34 एंड 35। ऑल दीज आर द सिंपल राइट्स जो सामान्य अधिकारों के बारे में बात करते हैं। और फिर आर्टिकल 14 से लेके और 32 तक हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 टू 28, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधित अधिकार आर्टिकल 29 एंड 30 एंड संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। तो मैंने आपको कल बता दिया था कि आर्टिकल 31 जो है वो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू उसे फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से हटा दिया गया और उसे एक सामान्य कानून की कैटेगरी में डाल दिया गया। इसके बाद में हमने अनुच्छेद 12 और 13 के बारे में जानकारी हासिल करी थी। मैं आपको जल्दी से बता देता हूं आर्टिकल 12 क्या कहता है। आर्टिकल 12 राज्य की, स्टेट की डेफिनेशन बताता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्टेट की डेफिनेशन में हर गवर्नमेंट बॉडी जो 50% से 100% की भागीदारी रखती है वो सभी सरकार की श्रेणी में आएंगे। और वो जो सरकारें हैं वो सरकार किसकी परिभाषा में आएंगी? राज्य की परिभाषा में आएंगी। राज्य की परिभाषा को देना क्यों जरूरी था? क्योंकि जो मूल अधिकार हैं उन मूल अधिकारों के संरक्षण का कार्य कौन करेगा? राज्य करेगा, यानी सरकारें करेंगी। आपके मूल अधिकार आपको प्रोवाइड कौन कराएगा? आपके मूल अधिकार संबंधित जो बेनिफिट्स हैं वो किससे आप लोगे? सरकार से ही तो लोगे। तो संरक्षण कौन कर रहा है मूल अधिकारों का? राज्य कर रहा है।
इसलिए मूल अधिकारों को समझने के लिए और मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करेगा, ये समझने के लिए राज्य की परिभाषा को समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो राज्य की परिभाषा में, स्टेट की डेफिनेशन में, भारत की सरकार एवं संसद, राज्य सरकार और विधानमंडल, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जितने भी सरकार के नियंत्रण में अधीन अधिकारी हैं, स्थानीय सरकारें हैं, पंचायतें, नगरपालिकाएं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपल बोर्ड्स और अन्य प्राधिकारी यानी सरकारी कंपनियां जैसे एलआईसी, ओएनजीसी, भेल, एनटीपीसी, गेल, जितनी भी सरकारी कंपनियां। तो आपको इसीलिए मैंने एक लाइन में समझा दिया। देखिए, 50% से ज्यादा जब किसी का पार्टनरशिप होता है, भागीदारी होती है, तो वो उस जगह का मेन मालिक हो जाता है, मुख्य मालिक हो जाता है। तो अगर सरकार की किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कंपनी में 50% से ज्यादा भागीदारी है, यानी 51% की भागीदारी है, तो वो चीज सरकार के आधिपत्य में है। तो 51 से 100, अब सरकार, केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल, पंचायतें, नगरपालिकाएं, अधिकारी, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ये सब तो पूरे के पूरे ही सरकार है, 100% सरकारी है। तो ये सब सरकार जो है वो किसकी परिभाषा में आएंगी, राज्य की परिभाषा में आएंगी, क्योंकि मूल अधिकारों का संरक्षण का जो दायित्व है वो किसका है, वो सरकारों का है, यानी राज्य का है। और राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में बताई गई है। बात क्लियर है क्या दोस्तों? आगे देखिए, फिर मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 13 के बारे में। अनुच्छेद 13 क्या करता है, आपके मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच है, यानी आपके मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है। कौन करता है, मैंने आपको बताया था, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को ये जो पावर है ये आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग मिली है, और हाई कोर्ट को जो ये पावर है ये आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग मिली है। आपको अभी के अभी याद कर लेना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट को जो सुरक्षा का दायित्व है वो अनुच्छेद 32 देता है, और हाई कोर्ट को सुरक्षा का जो दायित्व है वो अनुच्छेद 226 देता है। तो न्यायालय को न्यायिक समीक्षा का अधिकार दिया गया है। अगर न्यायालय को लगता है कि कोई भी कानून, कोई भी लॉ आपके मूल अधिकारों का हनन कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है, तो ऐसे में न्यायालय को यह अधिकार है कि वो उस कानून की समीक्षा करके, अगर उन्हें लगता है कि मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो उस कानून को शून्य कर देंगी, जीरो कर देंगी, खत्म कर देंगी। या फिर संसद को और विधानमंडल को या सरकारों को कहेंगी कि इस कानून के इस पॉइंट के द्वारा, इस कानून के इस प्रावधान के द्वारा जनता के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप इस कानून में से इस पॉइंट को रिमूव कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, तो सरकार उसको डिलीट कर देगी। तो अनुच्छेद 13 क्या है? अनुच्छेद 13 आपके मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच है, जो आपके मूल अधिकारों की रक्षा करता है। यानी कोई भी ऐसा कानून जो आपके मूल अधिकारों का हनन कर सकता है, न्यायालय न्यायिक समीक्षा के द्वारा उस कानून को लागू होने से रोक सकती है, उसे शून्य कर सकती है। ये बात करता है आर्टिकल 13। तो यहां तक की कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे समानता के अधिकार के बारे में, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक हमें समानता के बारे में बताता है। देखिए, आर्टिकल 14 to 18 talks about right to equality. आर्टिकल 14 to 18 talks about right to equality. बात समझ रहे हो? तो इसमें जो पहला अधिकार है, अनुच्छेद 14 को पढ़ना चालू करेंगे, शुरू करेंगे। बच्चे ध्यान देंगे सारी। अभी तक हमने कल का रिवाइज कर लिया है। अगर किसी बच्चे के दिमाग से निकल गया था तो उसे मैंने वापस बता दिया है। जो नए बच्चे जुड़े हैं उन्हें ब्रीफ में मैंने बता दिया है। जो भी बच्चे रोज की क्लासेस में जुड़ रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट में जाएं और मेरी पॉलिटी की क्लासेस का जो स्टार्टिंग है फर्स्ट लेक्चर से देखना शुरू कर दें, क्योंकि पिछली क्लासेस में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं। बात समझ रहे हैं? तो कोई भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है, ध्यान से पढ़ना है, बार बार रिवीजन करना है।
आप सभी लोग सोचते होंगे सर बार बार रिवीजन की बात क्यों करते रहते हो। कल भी बताया था मैंने आपको, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, यानी कि बार बार अभ्यास करने से ही आप निपुण हो पाएंगे, परफेक्ट हो पाएंगे। मैंने आपको विराट कोहली का एग्जाम्पल भी दिया था। तो अगर आपको एग्जाम पास करना है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं, ज्यादा से ज्यादा अंक लेकर के आने हैं मेरिट में, मेंस के अंदर आपको अच्छे से अच्छे आंसर लिखने हैं, इंटरव्यू में आपको अच्छे से अच्छे जवाब देने हैं, तो आपके पास में कंटेंट का होना जरूरी है, तथ्यों का होना जरूरी है, नॉलेज का होना जरूरी है। और वो नॉलेज कब आएगी? जब वो आपको दिमाग में होगी, आपको याद होगी। याद कब होंगी चीजें? एक बार में तो याद हो नहीं सकती है। विवेकानंद जी वाली शक्तियां तो है नहीं हमारे पास में कि हम स्वामी विवेकानंद जी की तरह एक बार पढ़ते ही चीजों को रिटेन कर लेंगे और दिमाग में रख लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें बार बार रिवीजन करना होगा, चीजों को बार बार नजरों के सामने से निकालना होगा, तब हमें चीजें याद हो जाएंगी। बात क्लियर है क्या दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं अनुच्छेद 14 से 18 में समता या समानता के अधिकार के बारे में। पहला आर्टिकल देखिए, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 जो है बच्चों, बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं, बस ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। बस एक बार भी ध्यान से सुन लिया ना तो इजीली समझ में आ जाएगा। आर्टिकल 14 क्या बात करता है? हेडिंग क्या है हमारी? हेडिंग है हमारी समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है कि कोई भी राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के संविधान में यह कहा गया है कि कोई भी राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समता से या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी कि आर्टिकल 14 बात करता है समानता के अधिकार के बारे में, राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करता है। क्या बात करता है? कि कानून के समक्ष समता और कानून के समान संरक्षण। देखो यहां देखो, कानून के समक्ष समता और कानून के समान, कानून का समान संरक्षण। ये दो बातें हमने देखी यहाँ पे, कानून के समक्ष समता या कानून के समान संरक्षण। अब इसको आप किताबों में और क्या देखने को मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण। तो आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, समता और समानता के अधिकार के बारे में बात करता है, इसमें दो बातें कही गई हैं कि विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण, तो ये दो पॉइंट हैं। अब विधि के समक्ष समता, विधि यानी कानून, तो कानून के समक्ष, समक्ष यानी सामने, समता यानी इक्वालिटी। यानी कि बात क्या समझ में आती है? आर्टिकल 14 में जो दो बातें हो रही हैं, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष समता क्या कह रहा है? कानून के सामने समानता, यानी कि जो कानून है उस कानून के सामने सभी बराबर हैं। बात क्लियर है क्या? कानून के सामने सभी बराबर हैं। और विधियों के समान संरक्षण, यानी कि कानून जो है वो सभी को समान रूप से संरक्षण प्रदान करेगा, इक्वालिटी प्रदान करेगा। अब दोनों को अलग अलग समझते हैं। देखिए, पहले बात करेंगे विधि के समक्ष समता के बारे में। विधि के समक्ष समता जो है ये हमने कहाँ से लिया? ये हमने ब्रिटेन से लिया। और विधियों के समान संरक्षण जो है ये हमने कहाँ से लिया? ये अमेरिका से लिया। तो यहाँ पे एक तो डिफरेंस आपको ये याद रखना है ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए कि विधि के समक्ष समता कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। विधियों के समान संरक्षण कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। ठीक है। दूसरा, विधि के समक्ष समता जो है वो एक नकारात्मक अवधारणा है और विधियों के समान संरक्षण जो है वो एक सकारात्मक अवधारणा है। यानी ये थोड़ा नेगेटिव अप्रोच है,
और ये थोड़ी पॉजिटिव अप्रोच है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि विधि के समक्ष समता क्या कहती है। कि जब कानून है और कानून के सामने हर व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, कानून के समक्ष सभी समान हैं, कानून सबके साथ समान व्यवहार करेगा। कानून सबके साथ समान व्यवहार करेगा। जिस परिस्थिति में जो व्यक्ति सामने खड़ा है, मान लीजिए सरकार के सामने, कानून के सामने एक परिस्थिति आकर खड़ी हो जाती है और उस परिस्थिति के अंदर जो कानून यूज हो रहा है, जिस कानून का इम्प्लीमेंट किया जाना है, जिस कानून को लागू किया जाना है, तो उस परिस्थिति में हर व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति विशेष का हो, कानून के सामने सभी बराबर हैं। कानून किसी में भी भेदभाव नहीं करेगा। बात क्लियर है क्या? दूसरी बात क्या है जो अमेरिका से ली है हमने? विधियों के समान संरक्षण, कानून के समान संरक्षण। यानी जो कानून है, जो लॉ है, जिसे इंप्लीमेंट किया गया है, वो कानून सबको बराबर संरक्षण, बराबर प्रोटेक्शन प्रदान करेगा। तो विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और विधियों के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ। यानी कि विधि के समक्ष समता जो ब्रिटेन से अवधारणा हमने ली है, वो तो ये कहती है कि कानून के सामने हर व्यक्ति बराबर है, चाहे वो किसी भी वर्ग विशेष से हो। और इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ, विधियों के समान संरक्षण क्या कहता है जो अमेरिका से लिया है? कि कानून सबको समान रूप से संरक्षण प्रदान करेगा, सबके साथ में समान व्यवहार करेगा। बात क्लियर है क्या दोस्तों? तो यहाँ पे हमने जो आर्टिकल 14 देखा, आर्टिकल 14 कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समता से या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। तो अब मॉरल ऑफ द स्टोरी है जो आपको ध्यान में रखनी है कि विधि के समक्ष समता या कानून के समक्ष समता, एक तो हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। विधियों के समान संरक्षण, कानून के समान संरक्षण कहाँ से लिया? अमेरिका। ये नकारात्मक अवधारणा है और ये सकारात्मक अवधारणा है। ठीक है दोस्तों, और विधि के समक्ष समता या कानून के समक्ष समता एक ही बात है। ये क्या कहते हैं कि कानून के सामने सभी व्यक्ति बराबर हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी धर्म जाति या वर्ग विशेष से हो, किसी भी लिंग से हो। और विधियों के समान संरक्षण यानी कानून सबको समान रूप से संरक्षण प्रदान करता है। समान परिस्थिति में सबके ऊपर समान रूप से कानून लागू होगा, ऐसा कहा गया है। तो ये दोनों ही बातें हमें किस तरफ लेके जाती है? देखिए, ये दोनों ही बातें जो अनुच्छेद 14 है, उस अनुच्छेद 14 की जो मूल भावना है, जो प्रोफेसर डाइसी ने दी, कौन सी मूल भावना? विधि का शासन। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। बात समझ रहे हो? अनुच्छेद 14 की जो मूल अवधारणा है, जो हमें कहां से मिलती है? विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। अगर इसे हम एक कर दें तो प्रोफेसर डाइसी जो थे, उन्होंने सिद्धांत दिया विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको फॉलो करता है? वो विधि के शासन को, रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शासन को फॉलो करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में ये एनालिसिस भी किया है और ये टिप्पणी भी करी है कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो विधि का शासन है, जो रूल ऑफ लॉ है, वो संविधान के आधारभूत ढांचे को मजबूती प्रदान करता है। यानी कि संविधान का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे आर्टिकल 14 का विधि का शासन, कानून का शासन मजबूती प्रदान करता है। बात क्लियर है क्या? तो यहां पे अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि भैया आर्टिकल 14 यानी राइट टू इक्वालिटी,
आर्टिकल 14 इज राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, और समानता का अधिकार जो है वो विधि का शासन को फॉलो करता है, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करता है। और कानून क्या कहता है कि कानून के सामने सभी बराबर हैं और कानून सबको समान रूप से संरक्षण प्रोटेक्शन प्रदान करेगा। कानून के सामने जो सभी बराबर हैं, इस विचारधारा को हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है, और कानून जो सबको समान रूप से संरक्षण प्रदान कर रहा है, ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। अब बात याद हो गई होगी, ये मुझे विश्वास है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। अगला समानता का अधिकार, आर्टिकल 15। चलिए दोस्तों, ये क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। यानी कि भारत में राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, इधर देखिए, भारत राज्य के द्वारा एवं भारत जो राज्यों में विभाजित है उन राज्यों के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। बात क्लियर है क्या आपको? चलिए मैं आपको यहां पर एक नई बात और बता देता हूं। देखिए दोस्तों, अभी याद कर लो इस बात को, इसको डिलीट कर देते हैं। देखिए, अनुच्छेद 15 का दूसरा भाग जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनना। अनुच्छेद 15 का दूसरा भाग, आर्टिकल 17 जो हम आज पढ़ेंगे, आर्टिकल 23 और 24 जो हम कल पढ़ेंगे, ये जो 4 मूल अधिकार हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया आर्टिकल 12 में कि आपके मूल अधिकार आपको किसने प्रदान किए हैं, किसके, उसके संरक्षण का दायित्व किसका है? राज्य का। तो अगर आपके मूल अधिकारों को हनन कौन करेगा, उनमें कमी भी कौन कर सकता है? राज्य कर सकता है। तो मूल अधिकार आपको किसके खिलाफ प्रयोग में लेंगे आप? राज्य के खिलाफ, यानी सरकार के खिलाफ। सिंपल सी बात है, सरकार कानून बनाकर अगर आपकी स्वतंत्रता को कम करेगी तो आप न्यायालय में जाकर यही तो कहेंगे कि राज्य हमारे मूल अधिकारों में कमी कर रहा है। यही तो कहेंगे कि राज्य हमारे मूल अधिकारों में कमी कर रहा है। राज्य यानी सरकार। अब वो सरकार केंद्र है या राज्य है, वो बात अलग है। बात समझ रहे हो? अगर आपके मूल अधिकारों में कमी की जा रही है राज्य के द्वारा, तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाकर के क्या बोलेंगे कि राज्य हमारे मूल अधिकारों में कमी कर रहा है, मूल अधिकारों में हस्तक्षेप कर रहा है। लेकिन अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 17, 23 और 24, ये मूल अधिकार आपको राज्य के साथ साथ व्यक्तियों के खिलाफ भी दिए गए हैं। किसके खिलाफ? व्यक्ति। यानी कि अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, इन 4 मूल अधिकारों की जो प्रवृत्ति है, इन 4 मूल अधिकारों का जो नेचर है, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति भी आपके उन अधिकारों में छेड़छाड़ करता है, इंटरफेयर करता है, आपके इन अधिकारों का हनन करता है, वायलेशन करता है, तो आप न्यायालय में जाकर के क्या कह देंगे कि न्यायालय जी, जज साहब, ये व्यक्ति अनुच्छेद 15(2) या 17 या 23 या 24 के अंतर्गत मेरे मूल अधिकारों का हनन कर रहा है। अब व्यक्ति आपके मूल अधिकारों का हनन कैसे करेगा वो हम आज ही देख लेंगे, अनुच्छेद 15(2) और 17 में। थोड़ा धैर्य रखो, ठीक है। चलिए दोस्तों, दूसरी एक बात और बता देता हूं आपको। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 मूल अधिकार जो हैं वो सिर्फ भारत के नागरिकों को ही प्राप्त हैं। यानी अन्य जो व्यक्ति है, जो भारत के नागरिक नहीं हैं, जो विदेशी व्यक्ति हैं, उन्हें ये अधिकार जो हैं वो नहीं मिलेंगे। यानी अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो हैं वो मूल अधिकार सिर्फ नागरिकों को ही प्राप्त हैं। बाकी के जो मूल अधिकार हैं वो सभी को प्राप्त हैं। ठीक है, बात क्लियर है? तो मैंने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए आपको यहाँ पे। अनुच्छेद 15(2), 17, 23, 24,
ये 4 मूल अधिकार आपको राज्य के साथ साथ व्यक्तियों के खिलाफ भी प्रदान किए गए हैं, मिले हैं। और 15, 16, 19, 29, 30 ये 5 मूल अधिकार जो हैं वो भारत में सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अन्य व्यक्ति जो विदेशी व्यक्ति हैं, जो कूटनीतिज्ञ यहाँ रहते हैं, फॉरेन डिप्लोमेट्स जो रहते हैं, उन्हें नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। अतः जो कुछ मूल अधिकार सिर्फ केवल नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। बात क्लियर है क्या? चलिए, तो अब देखते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 ये कहता है कि जो राज्य है वो किसी भी व्यक्ति के साथ में धर्म, मूल वंश यानी वो किस वंश से है, जाति, लिंग यानी मेल और फीमेल, जन्म स्थान कि वो पश्चिमी भारत में पैदा हुआ है या फिर उत्तरी भारत में या दक्षिणी भारत में, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। यानी कि भारत का संविधान जो मूल अधिकार हमें देता है, उस मूल अधिकार का अनुच्छेद 15 ये कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 का जो नियम 1 है यानी रूल 1 जो है, आर्टिकल 15 का जो पहला भाग है, वो कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। तो ये बात जो ऊपर कही गई है वही ये कही गई है। अब अनुच्छेद 15 का दूसरा भाग देखो वो क्या कहता है, जो मैंने आपको यहाँ दिखाया था कि भैया व्यक्तियों के खिलाफ भी देता है। देखो अब ध्यान से देखना, अनुच्छेद 15(2) इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 15(2) के मुताबिक किसी भी भारतीय नागरिक को जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर होटल, दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों यानी रेस्टोरेंट्स, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल, कुओं, स्नान घाटों, तालाबों, सड़कों और पब्लिक रिसोर्ट्स में जाने से नहीं रोका जा सकता। यानी कि अगर आप एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं और आपके रेस्टोरेंट पर कोई व्यक्ति खाना खाने आ रहा है और आप उसे यह कहकर रोक देते हैं कि भैया इस धर्म के लोगों को मैं मेरे रेस्टोरेंट में खाना नहीं खिलाता हूं, या इस जाति के लोगों को, या इस क्षेत्र विशेष के लोगों को, या इस लिंग के लोगों को, इस जेंडर के लोगों को मैं मेरे रेस्टोरेंट में खाना नहीं खिलाता हूं, तो इसका मतलब उस रेस्टोरेंट के मालिक ने आपके मूल अधिकारों का हनन किया है, आपके मूल अधिकारों के साथ छेड़छाड़ करी है, इंटरफेयर किया है। तो अब आप कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाएंगे और कहेंगे कि उस रेस्टोरेंट के मालिक ने, उस व्यक्ति ने मेरे मूल अधिकार अनुच्छेद 15 के दूसरे भाग का हनन किया है, वायलेशन किया है, जिसके लिए उसे सजा मिलनी चाहिए। आई होप ऑल यू हैव अंडरस्टैंड, समझ गए होंगे आप। यानी कि अनुच्छेद 15 के हमने 2 भाग पढ़े। अनुच्छेद 15 का जो पहला भाग है वो कहता है कि जो राज्य है, जो सरकारें हैं, वो किसी भी व्यक्ति के साथ में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगी। सबको बराबर बराबर मिलेगा, सबको बराबर अवसर मिलेंगे। सरकार की जो संपत्ति है, सरकार के जो नियम और कानून है, जो सुविधाएं हैं, वो सभी के लिए बराबर हैं। किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 15 का दूसरा भाग क्या कहता है? अनुच्छेद 15 का दूसरा भाग कहता है कि कोई भी व्यक्ति और कोई भी नागरिक भी, इंडिविजुअल पर्सन भी, प्राइवेट पर्सन भी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी, कोई दुकानदार, रेस्टोरेंट का मालिक, कोई भोजनालय, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल जैसे मूवी हॉल, या कहीं पर सर्कस लगा हुआ है, कुओं पर पानी भरने लोग जाते हैं गांव में, स्नान घाट जहां पे लोग नहाने जाते हैं, तालाब, सड़क, इन सभी स्थानों पर कोई भी व्यक्ति आपको ये कहकर नहीं रोक सकता कि आप इस धर्म, इस जाति, इस लिंग, इस जन्म स्थान के हैं तो हम आपको प्रवेश नहीं देंगे। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह आपके अनुच्छेद 15(2) मूल अधिकार, जो एक समानता के अधिकार का भाग है, वो आपके इस अधिकार का हनन कर रहा है और आप उसके खिलाफ
एक कानूनी कार्रवाई करने का पूरा अधिकार रखते हैं, पूरा का पूरा अधिकार रखते हैं। अब समझ में आ गई होगी बात कि अनुच्छेद 15(2) जो मैंने आपको यहां बताया है कि ये राज्य के साथ साथ व्यक्तियों के खिलाफ भी आपको मिला हुआ है। तो राज्य के साथ कौन सा मिला हुआ है? अनुच्छेद 15(1). राज्य के साथ कौन सा मिला हुआ है? अनुच्छेद 15(1). और व्यक्तियों के खिलाफ कौन सा मिला हुआ है? अनुच्छेद 15(2). बात क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कहता है कि धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान और लिंग यानी जेंडर, महिला पुरुष और थर्ड जेंडर, इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। समझ रहे हो? नहीं करेगा भेदभाव। ऐसा ही तो पढ़ा। अनुच्छेद 15(1) कहता है कि राज्य भेदभाव नहीं करेगा, किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। और अनुच्छेद 15(2) क्या कहता है? कि कोई व्यक्ति भी नहीं करेगा। लेकिन भैया कुछ अपवाद हैं, कुछ एक्सेप्शन हैं इसके अंदर। क्या है वो देख लो। महिलाओं और बच्चों को इस नियम में अपवाद के रूप में देखा जा सकता है। आर्टिकल 15 के नियम 3 के मुताबिक अगर महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध किए जा रहे हैं तो आर्टिकल 15 ऐसा करने से नहीं रोक सकता। महिलाओं के लिए आरक्षण या बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा इसी उपबंध के तहत आते हैं। तो ये बात तो आप सभी को पता ही है कि बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है, राइट टू एजुकेशन मिला हुआ है। और ये राइट टू एजुकेशन क्या है? ये राइट टू एजुकेशन एक मूल अधिकार है, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? मूल अधिकार है, जिन मूल अधिकारों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कल बात करेंगे हम शिक्षा के अधिकार के बारे में। दूसरी बात हम देखते हैं कि महिलाओं को आरक्षण दिया गया है सरकारी नौकरियों में। महिलाओं के लिए पंचायतों में सीटें रिजर्व की गई हैं, नौकरियों में आरक्षण, चुनावों में महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व कर रखी हैं पंचायतों में। तो ये जो विशेष व्यवस्था की गई है महिलाओं के लिए, शिक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है बच्चों के लिए, तो अनुच्छेद 15 का तीसरा भाग कहता है कि महिलाएं और बच्चे, इन दो कैटेगरीज को विशेष प्रावधानों की जरूरत पड़ेगी इनके विकास के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, बच्चों के शैक्षणिक विकास के लिए हमें कुछ विशेष प्रावधान करने पड़ेंगे। और वो विशेष प्रावधान करने से अनुच्छेद 15 हमें रोक नहीं सकता है। यानी कि महिलाओं और बच्चों के लिए अगर कोई विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं तो आप और मैं ये नहीं कह सकते कि अनुच्छेद 15 कहता है कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। लेकिन सर आप यहां हमें ये कह रहे हो कि अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है, लेकिन महिलाओं और बच्चों को तो आप विशेष अधिकार दे रहे हैं। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके स्व विकास के लिए, बच्चों के शैक्षणिक विकास के लिए, यानी कुछ विशेष वर्ग की विशेष परिस्थितियों के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए सरकार कुछ विशेष प्रावधान कर सकती है। ऐसे प्रावधान को अनुच्छेद 15 के तीसरे भाग में पहले ही जोड़ दिया गया, क्योंकि उससे अगर बाद में अगर मान लो ये प्रावधान नहीं होता और महिलाओं को आरक्षण दिया जाता और बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, तो कुछ लोग इसका विरोध कर सकते थे ना। तो संविधान सभा ने जो संविधान बनाया, मैं आपको बार बार याद दिलाता रहूंगा, जो हमारे संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि भारत का संविधान लचीला भी है और कठोर भी है। तो यहाँ पे लचीलापन दिखाना जरूरी था महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए, बच्चों के शैक्षणिक विकास के लिए। ठीक है। ऐसे ही हम देखते हैं कि इसका जो नियम 4 क्या कहता है कि राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े तथा ST SC OBC के लिए विशेष उपबंध बनाने की छूट है। यानी यहाँ पर ये छूट देता है आरक्षण की व्यवस्था की। कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि सबके साथ समान व्यवहार किया जाना है, तो फिर आरक्षण कहाँ पे समान व्यवहार करता है? भैया आरक्षण भी समान व्यवहार करता है, मैं बता दूं आपको। आप बोलोगे सर कैसे?
आरक्षण समान व्यवहार इसलिए करता है, इसको आप ऐसे समझिएगा, ये दो वर्ग हैं। एक वर्ग है जिसका समाज पर प्रभाव ज्यादा रहा प्राचीन काल से ही, लंबे समय से, समझ रहे हो, प्राचीन भारत के समय से एक वर्ग था जिसका प्रभाव समाज पर ज्यादा था, या ऐसे कहें कि एक वर्ग था, एक जाति विशेष या एक धर्म विशेष जिसका समाज पर कंट्रोल ज्यादा था, और उस वर्ग ने कुछ नियम बनाए और उसके कुछ नियमों के कारण एक वर्ग, समाज का एक हिस्सा या दो हिस्सा थोड़ा पिछड़ गया, समझ रहे हो। यानी कि ये एक वर्ग है, इस वर्ग ने कुछ नियम और कानून बनाए जिससे मेरा ये वाला वर्ग पिछड़ गया और ये आगे चला गया। लेकिन संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है कि सबको समान रूप से बराबर बराबर आगे लेकर चलने का जो दायित्व है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसकी है? उस देश के संविधान की है, उस देश की सरकार की है। इसलिए संविधान ने एक वर्ग जो पीछे छूट गया था उसे बराबर लाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए थे, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए थे, एसटी, एससी, ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग जो है, उन्हें आगे लाने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए आरक्षण जैसी व्यवस्था की जा सकती है, जिससे कि उनके साथ समान व्यवहार करके उनके पिछड़ेपन को दूर किया जा सके और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से उनकी प्रगति की जा सके, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से उनका विकास किया जा सके। इसलिए आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं समान अवसर प्रदान करने के लिए, समानता प्रदान करने के लिए जरूरी हो जाती हैं हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में, क्योंकि हमें सबको बराबर अवसर देना है, हमको सबको आगे बढ़ाने के लिए बराबर कार्य करना है। बात क्लियर है क्या दोस्तों? तो अनुच्छेद 15 चार बातें पढ़ी। पहली बात कहता है कि राज्य, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा कहता है कि कोई व्यक्ति भी, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी, कोई दुकानदार भी, कोई रेस्टोरेंट का मालिक भी, यानी कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तीसरा कहता है कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाए जा सकते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। यानी अनुच्छेद 15 रोक नहीं सकता है। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष अधिकार बनाने से अनुच्छेद 15 रोक नहीं सकता है। और चौथा भाग कहता है कि समाज के पिछड़े वर्ग के लिए, यानी एसटी, एससी, ओबीसी के लिए आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं लागू की जा सकती है उनके विकास के लिए। यहां पर भी अनुच्छेद 15 रोक नहीं सकता है। तो अनुच्छेद 1 और 2 तो इसके मुख्य पॉइंट हो गए, और अनुच्छेद 3 और 4 यानी अनुच्छेद 15 का तीसरा और चौथा भाग जो है वो इसका अपवाद है, एक्सेप्शन है। बात क्लियर हो गई दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला पॉइंट है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या करता है? अवसर की समानता की बात करता है। अवसर की समानता, इक्वलिटी इन अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है, समझ लो। समान अवसर यानी सबको बराबर बराबर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, सबको बराबर बराबर अवसर दिया जाएगा। यानी कि अनअकैडमी आप सबको बराबर अवसर दे रही है सभी टीचर से पढ़ने का। बस आपको क्या करना है? अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लेना है, पंकज सर को कोड को यूज ले लो, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करता है। इधर देखिए, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करता है। कौन करता है? अनुच्छेद 16 क्या बात करता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ये लोक नियोजन क्या है? लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरियों में, समझे? लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। यानी कि भारत में कोई भी व्यक्ति जो सरकारी सेवाओं में जाना चाहता है, सरकारी नौकरी पाना चाहता है, उन सभी व्यक्तियों को बराबर बराबर अवसर दिया जाएगा। किसी व्यक्ति को इस कारण से नौकरी नहीं दी जाएगी कि वो किसी विशेष धर्म से है, या किसी विशेष जाति से है, या वो अमीर है, या वो किसी विशेष घर में पैदा हुआ है,
समझ रहे हो? अगर आप आरएएस बनना चाहते हैं तो किसी व्यक्ति को इस आधार पे आरएएस नहीं बना दिया जाएगा कि कोई वो बहुत बड़े धनवान का बेटा है या किसी राजनीतिज्ञ का बेटा है। इस आधार पर किसी को नौकरी नहीं दी जाएगी। उसके लिए क्या है, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, सबके लिए एग्जाम लगाया जाएगा, सभी बच्चे एग्जाम देंगे, जो अच्छे नंबर लाएगा वो पास होगा। तो अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी राज्य के अधीन जो भी सरकारी नियुक्तियां होंगी, जो भी सरकारी नौकरियां लगाई जाएंगी, उसमें सभी नागरिकों के लिए, सभी लोगों के लिए, सभी बच्चों के लिए बराबर अवसर दिया जाएगा। लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शन है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग। चलिए अब इनके बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 16 का पहला भाग क्या कहता है? राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। यानी सरकारी नौकरियों में, सरकारी नियुक्तियों में हर व्यक्ति को बराबर अवसर दिया जाएगा। उसकी इंटेलिजेंस के आधार पर, उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, उसकी मेरिट के आधार पर उसको नौकरी दी जाएगी, ना कि किसी विशेष धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान या अमीर के आधार पर उसे नौकरी नहीं दी जाएगी। नौकरी किस आधार पर दी जाएगी? उसकी शैक्षणिक योग्यता और उसकी मेरिट की योग्यता। अनुच्छेद 16(2) के अनुसार राज्य के अधीन किसी भी पद के संबंध में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इसमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं। कौन से हैं अपवाद? अनुच्छेद 16 का चौथा भाग और अनुच्छेद 16 का 4A। अनुच्छेद 16 का 4th पॉइंट जो है वो क्या कहता है? आर्टिकल 16(4) कि राज्य सरकारें अपने नागरिकों के उन सभी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियां, पदों के आरक्षण हेतु प्रावधान कर सकती है जिनका राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना। बात यह है, राज्य सबको सरकारी नियुक्ति और नौकरियों में बराबर अवसर देगा। समझ रहे हो? यानी हर व्यक्ति को बराबर अवसर मिलेगा कि एग्जाम दो, अच्छे से अच्छे नंबर लाओ और नौकरी पालो और सरकार में नियुक्ति पालो। ठीक है, लेकिन राज्य का यह भी तो दायित्व है कि राज्य में जितने भी लोग रहते हैं, जितनी जनसंख्या है, उस जनसंख्या में अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग वर्ग के लोग रहते हैं। तो राज्य की ये भी जिम्मेदारी है कि सभी वर्गों के लोगों का रिप्रेजेंटेशन सरकार में होना चाहिए। बात समझ में आ गई क्या? वापस सुनना। राज्य ये कहता है कि सरकारी नौकरियों में, सरकारी नियुक्तियों में सबको बराबर अवसर दिया जाएगा, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। लेकिन बराबर अपॉर्चुनिटी के साथ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उस राज्य के जो समाज है, उस सोसाइटी में जो अलग अलग 4 प्रकार के लोग रहते हैं, 4 प्रकार के धर्म या जाति के जो लोग रहते हैं, उन सबका भी तो सरकार में प्रतिनिधित्व बराबर होना चाहिए। बराबर नहीं तो कम से कम कुछ प्रतिनिधित्व उनका भी तो होना चाहिए। तो समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए थे, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए थे, जिनके पास में रिसोर्सेज नहीं थे आगे बढ़ने के, सरकार ने उन्हें पिछड़े वर्ग के आधार पर क्या दे दिया? आरक्षण दे दिया, जिससे कि वो वर्ग जो पिछड़ा हुआ है, बैकवर्ड है, उसके भी लोग कहां पर आके अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकें? सरकार में, सरकारी नौकरियों में, सरकारी पदों में। यही बात अनुच्छेद 16 का 4A पार्ट कहता है कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति है, उनके पक्ष में पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए कोई भी प्रावधान कर सकती है यदि राज्य के राय में राज्य के अधीन सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो। यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति के पक्ष में पदोन्नति के मामले में, प्रमोशन के मामले में भी आरक्षण दिया जा सकता है। आरक्षण 2 प्रकार से है। एक तो नौकरी पाने से पहले आरक्षण, नौकरी पाने से पहले आरक्षण, यानी जब आप एग्जाम दोगे, रिटन एग्जाम लगेगा, इंटरव्यू होगा, उस समय आरक्षण, फिर आपको नौकरी मिल जाएगी। नौकरी मिलने के बाद में जब आप प्रमोट होगे तो प्रमोट में भी
आरक्षण। तो दोनों ही परिस्थितियों में, नौकरी पाने में भी और नौकरी पाने के बाद प्रमोशन में भी, राज्य आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। किस आधार पे? अगर राज्य को लगता है कि कुछ नौकरियों में या कुछ पदों पे इस पर्टिकुलर कास्ट या पर्टिकुलर ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन कम है या बिल्कुल भी नहीं है, तो उनके रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि संविधान ये भी कहता है, संविधान अगर बराबरी की बात करता है तो संविधान ये भी कहता है कि समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व सरकार में, विधानमंडलों में और संसद में होना चाहिए। समझ रहे हो? इसीलिए विधानमंडलों के चुनाव में, यानी राज्य विधानसभाओं के चुनाव में भी और संसद के चुनाव में भी जाति के आधार पर, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्या दे रखा है? आरक्षण की व्यवस्था कर रखी है। समझ रहे हो? तो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, इसके आधार पर चुनावों में भी आरक्षण की व्यवस्था कर रखी है। कुछ सीटें इन्हीं वर्ग के व्यक्ति विशेष के लिए आरक्षित कर दी जाती है और उस सीट से उसी व्यक्ति वर्ग विशेष का व्यक्ति चुनाव लड़ता है और वहां रिप्रेजेंटेशन उसका विधानसभा और संसद में देखने को मिलता है। बात समझ आ गई? अनुच्छेद 16 4A और 4 समझ में आ गया कि लोगों का रिप्रेजेंटेशन सरकार में बना रहे, बराबर रूप से बना रहे, सबका बना रहे, इसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। बाकी सरकारी नौकरियों में अनुच्छेद 16 1 और 2 जो बात करता है कि सरकारी नौकरी, सरकारी पदों पर जो नियुक्तियां होंगी उन पे सबको समान अवसर दिया जाएगा। आपको पढ़ना होगा, अच्छे से एग्जाम पास करना होगा, अच्छे नंबर लाने होंगे, मेरिट में आना पड़ेगा और आपको नौकरी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 17। बहुत सिंपल है, अस्पृश्यता का अंत, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इससे दंडनीय अपराध घोषित किया गया। अस्पृश्यता समझते हैं आप? अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी हमारे समाज का, भारत के समाज का आज़ादी से पहले, और आज़ादी से पहले भी कब से? प्राचीन भारत काल में, वैदिक युग के समय के बाद से हमें क्या देखने को मिलता है भारतीय समाज में? अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, छुआछूत जैसी व्यवस्थाएं। बहुत नकारात्मक सामाजिक व्यवस्था थी ये छुआछूत, यानी समाज का एक वर्ग, कुछ लोग जिन्हें हमने अलग जाति पे बांट दिया और अब उनके साथ हम क्या कर रहे हैं? छुआछूत, यानी कि उनको हम छूने नहीं देते हैं, हमारी चीज़ों को हमारे आसपास नहीं आने देते हैं, हमारे कुओं से पानी नहीं भरने दिया जाता था, मंदिरों में उन्हें नहीं घुसने दिया जाता था, उन्हें हमारे क्षेत्र में जहां हम रहते थे उसके आसपास आने की अनुमति नहीं थी। तो ये छुआछूत जैसी नकारात्मक व्यवस्थाएं जो हमारे समाज में विद्यमान थी, इन व्यवस्थाओं का अंत कर दिया गया आर्टिकल 17 के थ्रू, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और इसके लिए सरकार ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 भी बनाया, बाद में उसमें संशोधन करके उसे सिविल राइट बना दिया गया। 1955 में अस्पृश्यता को दूर करने के लिए जो कानून बनाया गया उसमें बाद में संशोधन करके इसे सिविल राइट बना दिया गया। तो छुआछूत जैसी व्यवस्थाएं अनुच्छेद 17 के बनने के बाद में भारत से खत्म हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं मानसिक रूप से वो दिखाई देती हैं। तो उसे खत्म करना जिम्मेदारी आपकी और हमारी है, क्योंकि हम पढ़े हैं, लिखे हैं, समझे हैं, तो इसको हम समाज में उपयोग में भी लेंगे। समझ रहे हो? पढ़ाई लिखाई सिर्फ नौकरी तक तोड़ना है, पढ़ाई लिखाई से समाज का भी भला होना चाहिए, तभी उस पढ़ाई लिखाई का मतलब है। समझ रहे हो दोस्तों? तो आर्टिकल 17 क्या करता है? छुआछूत जैसी व्यवस्थाओं को बंद करने के लिए, अस्पृश्यता का अंत करने के लिए अनुच्छेद 17 जो है, आर्टिकल 17 जो है, वो एक मूल अधिकार के रूप में हमें दिया गया है और इसे एक दंडनीय अपराध बनाया गया है। दंडनीय, कठोर दंड दिया जाएगा कानून के द्वारा आपको। बात क्लियर है क्या? नेक्स्ट आर्टिकल 18 आज का हमारा समानता के अधिकार का आखिरी आर्टिकल। बहुत सिंपल है, उपाधियों का अंत। उपाधि, डिग्री, राजाधिराज, महाराज, इस तरह की उपाधियां थी। मुगल बादशाह, ये सब क्या थी? उपाधियां। तो उपाधियों का अंत कर देता है आर्टिकल 18। सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय, सेना यानी मिलिट्री,
विद्या यानी एजुकेशन, सेना और विद्या यानी शिक्षा संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। यानी राज्य सिर्फ दो प्रकार की उपाधियां, दो प्रकार की डिग्री देगा, जो सेना से रिलेटेड हो और शिक्षा से रिलेटेड हो। तो इसका पहला भाग क्या कहता है? राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। दूसरा, भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। यानी हम किसी विदेशी राज्य से कोई भी प्रकार की उपाधि उस देश की नहीं लेंगे। ठीक है। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक तो नहीं है, लेकिन वो भारत राज्य के अधीन लाभ का पद, ये लाभ का पद जो है ना, ये आपको बहुत सुनने को मिलेगा आगे की क्लासेस में। जब हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, मंत्रिमंडल, संविधानिक पदों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको लाभ का पद, ये शब्द बार बार सुनाई देगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पोस्ट, ये लाभ का पद क्या होता है? यानी कि जो भी व्यक्ति सरकारी सेवाओं में है, जैसे आप सरकारी नौकरी लग के राज्य की सरकारी सेवा में शामिल हो जाएंगे तो आप राज्य के लाभ के पद पर हैं। यानी आप राज्य सरकार से सैलरी ले रहे हैं, अलाउंसेस ले रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज ले रहे हैं और अदर फैसिलिटीज ले रहे हैं, तो आप राज्य के लाभ के पद पर हैं। तो जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है लेकिन राज्य के अधीन किसी लाभ के पद पर है, अगर वो किसी विदेशी राज्य से उपाधि लेता है तो उसे पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। सीधी और सिंपल सी बात है। लास्ट पॉइंट क्या कहता है? राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो राज्य के अधीन लाभ के पद पर है, अगर उसे किसी अन्य विदेशी राज्य से कोई भेंट लेनी है, कोई उपलब्धि लेनी है, हम देखते हैं हमारे बहुत सारे स्टार्स, सरकार के पद, प्रधानमंत्री जी और अन्य सरकारी पद हम देखते हैं जिन्हें समय समय पर विदेशी राज्यों के द्वारा उपाधियां दी जाती है, भेंट और पुरस्कार दिए जाते हैं। वो ले तो सकते हैं लेकिन पहले राष्ट्रपति से सहमति लेनी पड़ेगी। अगर राष्ट्रपति सहमति दे देता है तो वो व्यक्ति जो राज्य के अधीन लाभ के पद पर है वो किसी विदेशी राज्य से उपाधि भी ले सकता है, कोई भेंट यानी पुरस्कार भी ले सकता है, कोई गिफ्ट भी ले सकता है, लेकिन उसे पहले राष्ट्रपति जी से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो आर्टिकल 18 जो है वो बहुत सीधी और सिंपल सी बात करता है कि उपाधियों का अंत कर दिया। यानी भारत में जो राज्य है, जो सरकार है, वो सिर्फ दो प्रकार की उपाधि देती है, सेना की उपाधि और विद्या संबंधी उपाधि, मिलिट्री एंड एजुकेशनल डिग्रीज। बाकी अन्य उपाधियां हमारे यहाँ से खत्म कर दी। और कोई लाभ के पद पर बैठा व्यक्ति दूसरे विदेशी राज्य से अगर उपाधि ले रहा है तो उसे पहले राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी। बात क्लियर है क्या दोस्तों? तो समानता के अधिकार के ये 14, 15, 16, 17, 18 5 मूल अधिकार हमने पढ़ लिए। इन 5 मूल अधिकारों को बहुत ध्यान से पढ़िए, समझिए, रिवाइज करिए। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आज जैसे मैंने मूल अधिकार इम्पॉर्टेंट हैं, और वैसे भी मैं ये मानता हूँ कि जो क्लास मैंने कल ख़त्म करी है उसका थोड़ा सा ब्रीफ अगली क्लास में होना चाहिए, जिससे बच्चों को रिकॉल हो जाए। ये मेरी आदत में है और मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि आपको फ़ायदा ही होता होगा इस चीज़ से, कि जो कल मैंने आपको पढ़ाया उसे मैं स्टार्टिंग के 5-10 मिनट में अगर ब्रीफ कर दूंगा तो आप कल की क्लास से आज की क्लास में कनेक्ट हो जाएंगे। तो जैसे आज मैंने आपको ब्रीफ कर दिया अनुच्छेद 12 और 13 के बारे में और मूल अधिकारों के बारे में, अब 14, 15, 16, 17, 18 ये 5 मूल अधिकारों को ध्यान से पढ़ो, रिवाइज करो इन्हें। आज दिन भर पढ़ो, कल सुबह पढ़ो, फिर कल जब हमारी क्लास होगी और अगले मूल अधिकार हम पढ़ेंगे उससे पहले इनके बारे में एक बार और रिवीजन कर लेंगे।
आपको अगर इस समानता के अधिकार में 14, 15, 16, 17, 18 में अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज लिख दीजिए। मैं आपकी मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं, लेकिन समस्या तो आपको ही बतानी पड़ेगी। मैं निर्मल बाबा तो नहीं हूं जो घर बैठे आपकी समस्या समझ जाऊंगा। समझ रहे हैं दोस्तों? तो खूब पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। ऑल द बेस्ट। घर पर रहो, सुरक्षित रहो। जय हिंद, जय भारत।